कंपटीशन है उसको कोई बीट नहीं कर पा रहा है। तो और मेरा स्पेशल DSSB स्पेशल एजुकेटर एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है और मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है। भैया आप डेली कंसिस्टेंट रहिए, 8 आवर्स अगर आपने बांधे हैं तो 8 आवर्स को अचीव करने की कोशिश करिए, बार बार मल्टीपल रिविजन्स दें। उसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स पे चलते हैं तो आजकल बहुत सारी मैगजीन्स आ रही हैं मार्केट में। मैंने बहुत सर्च की, मतलब मैं डेली जाती हूँ कि कोई ऐसी मैगजीन मिल जाए जिससे सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाए। मैथ्स के बारे में, मैथ्स के लिए वही मैंने प्रीवियस ईयर फॉलो किया। प्रीवियस ईयर तो बाइबल है सारे एग्जाम्स के लिए, SSC से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो भी हमारे साथ है दिव्या गुप्ता मैम, जिनका 2019 के जो CGL था उसमें 4 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैम के टोटल 610 मार्क्स थे। इसके अलावा मैम का जो CHSL है उसमें क्लियर हो रखा है 2018 वाले में। इसके अलावा मैम का DSSB में स्पेशल एजुकेटर के लिए भी सिलेक्शन हो रखा है। इसके अलावा रेलवे में भी मैम का सिलेक्शन हो रखा है। तो आज हम मैम की जानते हैं स्ट्रगल की जर्नी क्या रही, और मैम का अभी जैसे CGL में नहीं हुआ तो मैम अब क्या कर रहे हैं, किस तरीके से तैयारी करेंगे, जो भी बातें हैं मैम की जर्नी की वो हम इस वीडियो में कवर करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए। सो मैम सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम दिव्या गुप्ता और मैंने 10th और 12th दिल्ली से रामदास स्कूल पूसा रोड से किया है, और ग्रेजुएशन मैंने अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स में करी है। और उसके बाद मैंने D.Ed करा, डिप्लोमा इन एजुकेशन, 2 इयर्स का कोर्स है। राइट मैम। उसके बाद मैंने अपना CTET का एग्ज़ाम निकाला और फिर मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। ओके, सो जैसे कि मैम आप दिल्ली में रहते हो तो ऐसे कैसे सोचा कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना है, या फिर इतने जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं बहुत लोग ख्वाब सोचते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और दिल्ली जैसे शहर में तो लोग कहीं ना कहीं अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो मैम आपने कैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स में? एक तो सबसे पहली बात कि मेरे पापा का थोड़ा भी था कि पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो हमेशा से चाहते थे कि मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में ही दिखूँ, उन्हें वो मुझे देखना चाहते थे। तो यही एक मोटिवेशन फैक्टर था। और सेकंड कि मैं जितने भी मेरे फैमिली में, हमारी बहुत जॉइंट फैमिली है, तो बहुत सारे जितने भी मतलब कज़न्स हैं वो सारे ब्यूरोक्रेट्स ही हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में ही हैं। तो मुझे उन्हें देखकर लगता था कि हाँ, उनका जो रुतबा है और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्ट है वो मतलब एक कहते हैं ना ऑनर वाली बात, उससे हमेशा मैं मोटिवेटेड हुई। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी क्या मैं तैयारी कर सकती हूँ और आई शुड, और इसलिए मैंने स्टार्ट कर दी वो तैयारी। ओके, सो मैम अगर बात की जाए आपकी जर्नी की, आपने इतने सारे एग्जाम्स निकाल रखे हैं, तो 1 बाय 1 करके बताइए कि कौन सा एग्ज़ाम आपने कब दिया, उसमें क्या पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ, या फिर जो भी रिजल्ट रहा। मैंने सबसे पहले CHSL 2018 का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे को अभी कल ही में मेरा जॉइनिंग लेटर आया है। एज अ सॉर्टिंग असिस्टेंट की जॉब मुझे मिली है, एयरमेल सॉर्टिंग असिस्टेंट। और उसके बाद मैंने CGL 2019 का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा 610 मार्क्स रहा, और 614 जो है वो कट ऑफ गई है, तो 4 मार्क्स से मेरा एग्ज़ाम रह गया है वो। और दिस इज़ कट ऑफ फॉर EWS कैटेगरी। उसके बाद मैंने अपना स्पेशल एजुकेटर DSSB के थ्रू स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम दिया था। दिल्ली स्कूल्स के लिए एग्ज़ाम होता है, दिल्ली के लिए, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने मतलब हो चुका है मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द जॉइनिंग लेटर, तो जॉइनिंग कभी भी आ सकती है। उसके बाद मैंने अपना रेलवे का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरा CBTT 1 में 80 मार्क्स रहे, और मेरा 5 लिस्ट में नाम आ गया है। तो यही मेरा अभी तक रहा है। सो मैम जैसे कि आपने बताया आपके इतने सारे सिलेक्शन हो गए, और मैम अभी आपने जस्ट CGL जो कि आपका इन सारे एग्जाम में सबसे बड़ा एग्जाम था, उसमें आपके 4 मार्क्स से रह गया। तो मैम इस टाइम पे आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रख पा रहे हो, और कैसे इन सब चीज़ों से ओवरकम किया आपने? एक्चुअली CGL 2019 में मेरे मार्क्स कम तो रहे हैं, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और डीमोटिवेट भी मैं हुई थोड़ा बहुत। बट उसके बाद क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन है, उसको कोई बीट नहीं कर पा रहा है, तो और मेरा स्पेशल DSSB स्पेशल एजुकेटर एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है, और मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो मुझे उस चीज़ से इंस्पिरेशन ज़्यादा है कि एटलीस्ट मैं अपना जो मेरा पैशन है टीचिंग से रिलेटेड, तो मैं उसे फुलफ़िल कर पाऊँगी, और आगे उस चीज़ में मैं अपने आप को शायद एक्सेल कर सकती हूँ उस चीज़ में। तो इसलिए भी मैं इतना डिसहार्टन नहीं हो रही हूँ रिलेटेड टू CGL। राइट। तो
ओके, सो मैम जैसे कि आप अभी जो दिल्ली में रहते हो और आपने बताया कि आपकी जॉइंट फैमिली है, तो मैम इतने सारे फैमिली के बीच में आप कैसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाते हो? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं और वो मुझसे अक्सर कहते हैं कि हमारे घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही, कभी ये काम कभी वो काम। तो आपने कैसे इन सब चीज़ों को टैकल करते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे हो और सिलेक्शन भी ले रहे हो? मुझे लगता है कि आपको हम परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं कि हमारे पास काम बहुत है, हम अपनी कमज़ोरियों को ना छुपाना स्टार्ट कर देते हैं बहानों से। तो मुझे लगता है कि हमें ना हैंडल तो करना ही पड़ेगा आपको उस सिचुएशन पे। काम जो इम्पोर्टेंट है आपको ये निर्णय करना आना चाहिए, आपको डिसाइड करना आना चाहिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है उस टाइम पर। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ये काम अगर है हमारे घर में और मुझे ये करना चाहिए, 10 मिनट्स to 20 मिनट्स जाएंगे, बट आप उतने ही वो काम कर कर मोटिवेटेड रहेंगे और आप आगे अपना पढ़ाई उसके बाद फॉलो कर लीजिए। तो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, 8 आवर्स की कंसिस्टेंसी है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि घर में काम पड़ जाता है तो 6 आवर्स आप दे सकते हैं। तो इट्स नॉट, आपको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए कि यार नहीं आज तो 12 घंटे के, हम लोग 12 घंटे की स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं, वो नहीं हो पाती कभी भी, सक्सेसफुल कभी भी बंदा नहीं कर पाता। तो वो नहीं करना चाहिए। आप डेली कंसिस्टेंट रहिए। 8 आवर्स अगर आपने बांधे हैं तो 8 आवर्स को अचीव करने की कोशिश करिए। बाकी उसमें से अगर आप कभी 6 आवर्स पढ़ लेते हैं, 5 आवर्स पढ़ लेते हैं, इट डजेंट मैटर, हो जाएगा। आप कंसिस्टेंट रहिए। ओके, सो मैम अपनी स्ट्रेटजी की बात बताइए आप, क्योंकि आपने डिफरेंट एग्जाम दिए हैं। हालांकि पैटर्न शायद सेम होता हो नहीं होता हो, मुझे पता नहीं है ज़्यादा। जो टीचिंग वगैरह का आपने बताया, CHSL तो काफ़ी सिमिलर है CGL से। तो मैम कैसी स्ट्रेटजी बनाई, क्या बुक्स फॉलो करी, क्या स्टडी मटेरियल रेफर किया आपने? मैं ये बताऊंगी कि सबसे पहले CHSL और CGL के लिए अगर हम बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 सेक्शंस है उसमें। सबसे पहले आपका अगर बात करते हैं तो रीजनिंग, GS, इंग्लिश और मैथ्स। राइट मैम। तो अगर मैंने रीजनिंग की बात करूं, CGL और CHSL का अगर हम लेवल देखेंगे ना तो अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस अब तो नहीं है, पहले शायद डिफरेंस था, अब नहीं है। तो CHSL में मेरा रीजनिंग में यही स्ट्रैटेजी रही कि मैं क्या करती थी कि प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा फोकस, अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम SSC के निकालने हैं ना, स्मार्ट स्टडी की बात यही है कि आपको प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद मैं क्या करती थी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कंसेप्ट बेस्ड हैं। तो इसके लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके उनसे नोट्स बना लेती थी, उन चैप्टर्स के नोट्स को रेफर करती थी पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए। और बाकी रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके, दिस वॉज रीजनिंग। उसके बाद अगर हम GS की बात करते हैं तो सच में बताऊँ तो मुझे लगता है कि CGL 2019 में एक ना सिलेक्शन होने का जो मेरा रह गया 4 मार्क्स से, वो मेरा GS था। GS पे लोग ना क्या करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड रहते हैं, वो बहुत मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है अनएक्सपेक्टेड पेपर आता है GS का। और आजकल तो मुझे लगता है कि IAS लेवल तक एग्जाम, मतलब IAS के क्वेश्चंस तक पहुंचा दिए हैं CGL में। यू डोंट नो कि कहाँ से पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है मैंने एक ल्यूसेंट बुक ज़रूर फॉलो करी थी और उसके बाद प्रीवियस ईयर में ज़रूर करती थी। बट कभी कभार क्या होता है ना कि जब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं इधर उधर कुछ 2-3 बुक्स और रेफर करने लग जाती थी। वही शायद मुझे लगता है मेरे CGL 2019 में उस वजह से प्री में थोड़े कम मार्क्स रह गए थे और वो GS की वजह से ही रहे थे। तो अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए GS के लिए, तो आप ल्यूसेंट को फॉलो करिए। एक बुक को, चाहे वो ल्यूसेंट हो, चाहे वो मनोहर पांडे, चाहे वो आपकी क्राउन हो, आप एक बुक को याद करिए अच्छे से, बाय हार्ट याद होनी चाहिए वो आपको, और ताकि आप उसको बार बार मल्टीपल रिविजन्स दें। उसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स पे चलते हैं तो आजकल बहुत सारी मैगजीन्स आ रही हैं मार्केट में। मैंने बहुत सर्च की, मतलब मैं डेली जाती हूँ कि कोई ऐसी मैगजीन मिल जाए जिससे सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाए, पर मुझे नहीं मिलती है। तो देना है, और मैंने एक मैगजीन एक बार लेकर भी आई थी, तो एक दिन पढ़ी होगी, उसके बाद मुझे लगा क्या नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा। तो व्हाट आई डिड, अड्डा 247 ऐप है, उस पर ना डेली करंट अफेयर्स आते हैं। तो मैं क्या करती थी, उस डेली करंट अफेयर्स में मैक्सिमम 15 पॉइंट्स होते हैं, वो लोग प्रोवाइड करते हैं। उन 15 पॉइंट्स में से अगर हम SSC CGL या CHSL के लिए देखेंगे तो 7 to 8 पॉइंट्स रेलेवेंट होते हैं। तो मैं उनको पेन डाउन कर लेती थी कॉपी में, और उसके बाद डेली रिविजन बेसिस पे वो याद रहते थे क्वेश्चंस। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरा अगर मैं GS बताऊँ ना तो थोड़ी कमज़ोर हमेशा से रही थी मैं GS में, बट इस टेक्निक के बाद क्या हुआ था कि जब मैं GS का पेपर अटेम्प्ट करती थी ना तो उसमें मेरे
अगर 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे तो 3 to 4 मैं आराम से अटेम्प्ट कर पाती थी, मतलब सही 4 क्वेश्चंस तो मैं हिट करती थी, और वो भी मुझे लग जाता था कि हाँ यार इसका ये आंसर है। तो ये टेक्निक करंट अफेयर्स के लिए रही मेरी। उसके बाद हम चलते हैं हम मैथ्स के बारे में। मैथ्स के लिए वही मैंने प्रीवियस ईयर फॉलो किया। प्रीवियस ईयर तो बाइबल है सारे एग्जाम्स के लिए, एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है। मैं आईएएस के लिए नहीं बोलूँगी आपको, बट हाँ एसएससी के एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर बहुत मैटर करता है। और एक और चीज़ है प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैथ्स और इंग्लिश के लिए जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं ना तो बहुत जगह हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते, हम ऐसी जगह फंस जाते हैं, और वही लैक ऑफ मोटिवेशन होता है और लैक ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है बच्चे का कि वो मैथ्स और इंग्लिश में नहीं आगे बढ़ पाता। जब हमारा जैसे हम एक क्वेश्चन पे अटक गए, हम नहीं कर सकते उस क्वेश्चन को अगर हमें कोई सॉल्व नहीं करेगा। और मुझे कोई भी ऐसा टीचर भी नहीं मिला कि वो मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी। उसके बाद वहाँ पर ना प्रॉब्लम ये हो रही थी कि टीचर्स 1 महीना पढ़ाए उसके बाद छोड़कर चले गए, अलग अलग कोचिंग्स में जा रहे हैं, जस्ट आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। तो उसके बाद मैंने 1 महीना वो कोचिंग ज्वाइन करी थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो मुझे कोई ऐसा टीचर भी नहीं मिला था जो मुझे गाइडेंस दे सके या मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। मेरे एक फ्रेंड है राहुल, उनका अभी प्रीवियस 2018 में सीजीएल में एज अ एएसओ वो सिलेक्ट हुए हैं। तो उन्होंने सही में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा एक मैं उन्हें बस मैथ्स का क्वेश्चन फॉरवर्ड कर देती थी कि सर ये प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन है और आप प्लीज़ ये सॉल्व कर दीजिए, तो वो मुझे विद इन 1 or 2 आवर्स वो क्वेश्चन का आंसर मुझे फॉरवर्ड कर देते थे। तो मेरा वो मोटिवेशन बना रहता था कि हाँ यार मेरा क्वेश्चन जो मेरा डाउट निकला वो मेरा सॉल्व हो गया। वरना तो मैं क्या करती थी, उन क्वेश्चंस को ना लिस्ट बना के रख देती थी, तो वो थोड़े दिन बाद ऐसे इकट्ठे हो जाते थे। जब मैं प्रीवियसली 1 महीना जो मैंने आपको बताया मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, वो क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं होंगे तो ऑफकोर्स पाइल्ड अप हो जाएंगे ना एक जगह, तो वो और आपको हमेशा ये उसमें कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। तो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनके लिए डाउट कोई बंदा ऐसा होना चाहिए, आपको गाइडेंस होनी चाहिए कि वो अपने डाउट्स क्लियर कर सके। राइट। उसके बाद हम अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो वही सेम सोर्स है कि इंग्लिश में भी आपका प्रीवियस ईयर बहुत मैटर करता है। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो मैंने अपना 12th तक मेरी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई हुई है तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी। स्कूल डेज में मुझे रेन एंड मार्टिन्स हम लोगों को पढ़ाई जाती थी तो मैंने बस वही रिवाइज करी। उसके बाद मैंने जब मैंने बिगिन करी इसकी प्रिपरेशन तो रूल्स वगैरह तो मुझे मतलब जो ग्रामर थी वो पता लग गई थी कि ग्रामर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस मैंने क्या किया, उसके बाद एक एसपी बख्शी की कंपटीशन की बुक खरीदी ताकि एक जनरल आइडिया लेने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्चुअली रूल्स ग्रामर के पता होते हैं, उनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है वो नहीं पता थी, तो वो एप्लीकेबिलिटी उस बुक से मैंने देखी कि क्या है। उसके बाद मैंने अपना प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट करा तो मुझे बहुत इजी लगना स्टार्ट हो गया था कि हाँ आता तो था ही मुझे, वो सही हो गया। उसके बाद मैंने अगर बात करेंगे वोकैबुलरी के लिए तो मैंने नॉर्मन लुइस की बुक पढ़ी, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। वोकैब अगर किसी को इम्प्रूव करनी है तो वो मैंने पूरी बुक ली। उसके बाद यही मेरी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी रही और यूट्यूब पे कभी कभार मैं रेफ़र करती थी तो वहाँ पर पता लगा कि जो चीज़ें क्वेश्चंस पूछी नहीं जा रही वो पढ़ाई जा रही हैं। पढ़ाया जा रहा है कि साउंड्स कितनी होती हैं, फोनेटिक्स जो बच्चा 3rd और 4th में सीखता है वो अब सीजीएल के बच्चे को सुना मतलब पढ़ाई जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चे उन इररेलेवेंट चीज़ों से बचें और वेस्टिंग ऑफ टाइम, हाँ वेस्टिंग ऑफ टाइम है वो चीज़ें। मैंने उनको बहुत जल्दी मतलब मैं उन्हें फॉलो नहीं करती थी, मैं तो बस एक बार कभी जैसे कहते हैं ना हमारा पास टाइम होता है, कभी हम लोग रिलैक्स करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस आती थी तो मैं बस ये देखती थी यार ये इंग्लिश में लिटरली ये जो मैटर नहीं करता, जो पूछा ही नहीं जाता वो पढ़ा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से मैं प्लीज़ सबको बोलूँगी कि वो स्ट्रैटेजी फॉलो ना करें। ओके, सो मैम आपके इंग्लिश में 198 मार्क्स है ना, राइट, 200 मैथ्स। तो मैम ऐसा और कुछ और बताइए जो आप जर्नली बुक्स वगैरह या फिर कुछ मटेरियल आपने जो खुद से बनाया होगा, कैसे बनाया, कैसे इंग्लिश के लिए तैयार किया? वही एक मैं रीडिंग स्किल्स के लिए बोलूँगी क्योंकि मेंस के एग्जाम में रीडिंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। हमारा 200 क्वेश्चंस आते हैं और 2 घंटे में करने होते हैं, तो बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है जब हम लास्ट में उसको पेपर कर रहे होते हैं, क्योंकि उससे पहले हमारा 200 नंबर का मैथ्स का पेपर भी होता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आपको रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत 2-2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, हाफ एन आवर न्यूज़पेपर इट वाज सफिशिएंट। तो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती थी, वो मुझे बहुत हेल्प करा मेरे एग्जाम
एग्जाम के लिए। उसके बाद वोकेबलरी की बात करते हैं तो मैंने प्रीवियस ईयर वोकेबलरी बहुत अच्छे से की, बट मैं ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स अपनाती थी वोकेबलरी को याद करने के लिए। मेन प्रीवियस ईयर था जिसमें मैं सबसे ज़्यादा फोकस करती थी। ओके, सो मैम रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर सीजीएल में बात की जाए तो रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं 60 मिनट्स में, तो मैम टाइम मैनेजमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैम वो रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट को कैसे? मैम टाइम मैनेजमेंट की बात बताऊंगी सबसे पहले कि मैंने यही किया कि आपको स्किप करना आना चाहिए क्वेश्चंस। हम लोग ना ईगो पे ले जाते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ तो हम इसको सॉल्व कर ही रहेंगे। नहीं, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा फॉर द टाइमिंग तो आप उसे छोड़ दीजिए, आप अभी आगे क्वेश्चंस करिए जो आपको आते हैं। उसके बाद आप सेकंड गो पर जब उस क्वेश्चन पे आएंगे ना, आप श्योरली आपको अब सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ यार हमने अब अपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया। नाउ अब हम उन क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं जो हम नहीं अटेम्प्ट कर पाए, और हम उस पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस पर काम कर सकते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी कि आपको पेपर सॉल्व करने में लगानी चाहिए। और रिवीजन जहाँ तक रही तो मैंने मैथ्स के लिए बहुत मेहनत करी। मैं नोट्स बनाती थी फॉर्मूलाज लिख के, और उन्हें कहीं पर भी, इवन मैं वॉशरूम जाती थी तो भी मैं उनको कैरी कर लेती थी कि हाँ यार मुझे याद करना है उन फॉर्मूलाज को। तो फॉर्मूलाज मेन होते हैं मैथ्स के अंदर, वो आपको, और प्रैक्टिस तो मैटर करती ही है कि आपने कितने मॉक, मतलब प्रीवियस ईयर कितने अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कितने अच्छे से दे रहे हैं। ओके, सो मैम बात की जाए जैसे आप नोट्स बनाते थे, तो मैम सीजीएल में क्या नोट्स बनाना सही रहेगा जीएस के, फिर रीजनिंग मैथ्स वगैरह के कुछ पॉइंट्स के लिए? नहीं, जीएस के लिए मैं नोट्स बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि इररिलेवेंट है। आप जितना मैक्सिमम टाइम बुक को पढ़ेंगे ना आपको याद होती चली जाएंगी, और प्रीवियस ईयर आप अकॉर्डिंगली सॉल्व करिए तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि टाइम ही नहीं है। और जीएस का इतना वेटेज नहीं है, 50 मार्क्स की जीएस है, तो इतना उस पर फोकस अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम ही रहोगे। रादर उतना टाइम अगर हम लोग मैथ्स और इंग्लिश पे लगा दें वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो मैम जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीजीएल एंड सीएचएसएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो मैम जैसे सीएचएसएल एग्जाम है वो 10+2 का लेवल का एग्जाम है, तो मैम आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट्स को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए इसकी प्रिपरेशन के लिए? अगर वो मान के चलो कि आज से तैयारी करते हैं और उनको अगले 1 साल में एग्जाम क्लियर करना है, तो एवरेज कितने टाइम पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कि 8 आवर्स मैक्सिमम बच्चे को देने चाहिए अगर वो जॉब नहीं करें आजकल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वर्किंग भी हैं, तो 8 आवर्स आप देने चाहिए। अगर नहीं भी कभी हो पाता कुछ दिन तो आप 6 आवर्स उसे कर सकते हैं, 6 आवर्स दे सकते हैं। कभी कुछ काम आ जाता है बच्चे को, बट हाँ बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप डेली बेसिस पे आप कोशिश करिए कि आप 6 to 7 आवर्स तो अपना टाइम दे ही रहे हैं उन एग्जाम्स पे। सो मैम जो आपका रेलवे एग्ज़ाम था और DSSS, तो मैम इन एग्ज़ाम्स के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसे क्या करना होता है, मतलब कौन कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए? DSSB का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपका जो टीचर का एग्ज़ाम है उसमें मैं रेफ़र करूँगी, अगर अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो, क्योंकि मेरा मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, तो ये तो सीजीएल की और सीएचएसएल की तैयारी करते हुए ही हो गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक सेक्शन आता है उसमें हिंदी का, तो हिंदी के लिए ना मैंने ल्यूसेंट की बुक है जो कि फॉलो करी थी। उसमें मतलब अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वही कहते हैं ना कि हमारी जो स्टडी होनी चाहिए वो स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। जो कहते हैं ना गधों वाली स्टडी वो हम कम प्रेफर करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ल्यूसेंट में सफिशिएंटली उसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, और मेरे को काफ़ी हेल्प रही हिंदी को उससे पढ़ने में, मैंने उसी को रेफ़र किया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक 100 मार्क्स का पेपर आता है जो कि पेपर 2 होता है, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर वो बेस्ड है। उसके लिए मैंने सरोहा पब्लिकेशंस की एक बुक आती थी जिसको मैंने 2 बार कंप्लीट करा, क्योंकि एक बार मल्टीपल मैंने ये नोटिस कर लिया था अपने सीजीएल के एक्सपीरियंस से, ये मैंने सीख लिया था कि कोई भी अगर आप बुक फॉलो कर रहे हो ना, अगर आप उसे एक बार पढ़कर छोड़ दोगे ना तो एक तो याद नहीं होएगा, तो जब तक आप उसे मल्टीपल टाइम्स नहीं कर रहे हैं ना तो आप नहीं सीख सकते उसे। तो मैंने उसे 2 टाइम्स कंप्लीट किया, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मुझे याद हो चुकी थी, मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो रह गई थी। और फिर मैंने प्रीवियस ईयर, तो आपको पता ही है कि हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर तो आपको फोकस करना ही चाहिए, तो वही रहा मेरा DSSB के एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी। और उसके बाद अगर आप रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे का एग्ज़ाम सच बोलूँ ना तो मैं ऐसे मतलब मेरा प्लान ही नहीं था कुछ देने का, क्योंकि उसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उसके बाद आपकी मैथ्स आती है और जीएस आती है, उसमें इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं तीनों सेक्शंस के लिए तैयार थी, क्योंकि सीजीएल का पेपर किया ही था, तो मैं जाकर बस दे आई तो हो गया, उसमें तो सिलेक्शन ऐसे ही हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं रही।
ओके, सो मैम ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे जो आप अपने सेल्फ स्टडी के करते हुए फॉलो करते होंगे, जो नए एस्पिरेंट है उनको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो? मैं बस इतना वार्न करना चाहूँगी इसके सबसे पहले, जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस है ना जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं उनसे बचें। जो लोग एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं जो इररिलेवेंट है हमारी स्टडीज से, उनको फॉलो ना करें। बहुत इररिलेवेंट वीडियोस हैं, हमें वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो हमारे एग्जाम्स में कभी नहीं आते। तो टीचर्स सिर्फ सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए या बच्चों के लाइक्स को गेन करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं उन चीज़ों को बोलूँगी बच्चों को कि वो प्लीज़ उन सब चीज़ों से बचें। आप मेनली प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए क्योंकि प्रीवियस ईयर ही मेन है। उसके बेसिस पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस डली हुई, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। बट प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम कि आप एक पर्टिकुलर किसी भी उसको फॉलो कर रहे हैं। सो मैम आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या है वैसे? मेरी हॉबीज़ सबसे अच्छा ना, वैसे मैं सच बताऊँ ना, मुझे पेंटिंग नहीं कहेंगे, हाँ पेंटिंग करना ही अच्छा लगता है, बट ना आर्किटेक्चरल स्किल्स वाली ड्राइंग्स करना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा पैशन भी कह लो, पर मुझे अच्छा लगता है। मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि अभी है नहीं मेरे पास, नीचे अलमीरा में रखी है, बट बहुत अच्छी मतलब मुझे अच्छा लगता है उसे। और सेकेंडली अगर बात करूँ तो मुझे एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरा सारा स्ट्रेस जो है ना वो एक्सरसाइज में, जिस दिन मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना मैं कम इरिटेटेड रहती हूँ और सबको परेशान भी कम करती हूँ। और जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ मैं खुद मतलब थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। जब आप पढ़ाई करते हो ना, हाँ। तो जब सुबह से 8 घंटा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमें थोड़ा रेजुविनेट करने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो उसके लिए मेरे को लगता है कि एक्सरसाइज इज द बेस्ट थेरेपी टू रिड्यूस योर ऑल स्ट्रेस। तो वन मस्ट डू एक्सरसाइज डेली। पढ़ाई नहीं भी करोगे ना एक बार को, बट एक्सरसाइज डेली करनी है आपको। दिस शुड बी योर मंत्रा टू सक्सेस इन योर, टू सक्सीड इन योर लाइफ। सो मैम जैसे कि आपकी इंग्लिश, आपने बताया आपकी इंग्लिश अच्छी है और इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स भी आए, तो मैम बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं या फिर स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे तरह रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं होता, वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश कहें या फिर मैम अपने मतलब एग्जाम को कॉम्पीट करने के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मैम उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, कैसे वो कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को बेहतर? मैं इतना बोलना चाहूँगी कि इंग्लिश में ना बच्चे क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि हम डरते बहुत हैं। हम इनिशियल बिगनिंग पे ना वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते जो हमें बोलने के लिए चाहिए होता है। हमें नहीं फिक्र करनी चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, आप बोलिए। और पर ये बात है, उस बोलने के लिए सब बोल देते हैं कि बोलो, बट बोलने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होती है, थोड़ी नॉलेज चाहिए होती है। उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आजकल बहुत ऑप्शंस हैं। इधर आप न्यूज़ देखिए, इंग्लिश न्यूज़ देख सकते हैं, इंग्लिश मूवीज़ आती हैं आप वो देख सकते हैं। 5 दिन आपको लगेगा बहुत बोरिंग है। अभी ना मैंने मेरी दीदी की बेटी है तो वो इंग्लिश मूवीज़ देखती थी, उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो मैंने उसको देखा, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। मैं तो आजकल क्योंकि वो सब चीज़ें देखती नहीं हूँ स्टिल, क्योंकि मैं थोड़ा यूज अपने मतलब प्रैक्टिस में हूँ इसलिए मैं शायद बोल पाती हूँ। बट वो तो छोटा बच्चा है, वो बस मूवीज देख देख के इंग्लिश सीख गई है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। तो मैं बस इतना मतलब प्रेफर करूंगी सबको कि आप थोड़े इंग्लिश चैनल्स मूवीज हैं उनको देखिए, नीचे सबटाइटल्स आते हैं, आप उनको देखकर और अंडरस्टैंड करिए कि वो क्या चाह रहा है। आप ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, सबको ये हेल्पफुल रहेगी, सारे बच्चों को। तो आप ये कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, सो जैसे कि मैम आपने बताया था पहले कि आप 7-8 घंटे डेली पढ़ने का ट्राई करते हैं, तो मैम क्या शेड्यूल बनाने का कोशिश करते हो? दिन में किस तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हो कि हाँ जैसे कि रीजनिंग पढ़ना है या फिर जीएस पढ़ना है तो जीएस में क्या पढ़ना है, किस तरीके से करते हो? मैंने सबसे पहले सच बताऊँ तो जब मेरी तैयारी स्टार्ट करी थी ना, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में ना मैं मैथ्स को करती थी। ओके। ये नहीं है कि मैथ्स को मुझे डर लगता था, बट मैं मैथ्स को इसलिए करती हूँ क्योंकि मैथ्स जो है एक प्रैक्टिस की चीज़ है, और अगर आप डेली करोगे ना तो उसमें आपका एक लिंक बना रहेगा, आप कभी बोर नहीं होगे, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं मैथ्स को सुबह सुबह 2 या 3 घंटा ना सुबह कर लेती हूँ। और उस टाइम ऐसा होता है कि कभी ना तो कोई आपके घर में आएगा मेहमान, कभी वो टाइम ना कोई आपसे छीन नहीं सकता। राइट। तो मैं उसे मैथ्स के लिए रखती थी और वो डेली करती थी। उसके बाद में अपना जो बाकी का कार्य मतलब डेली का शेड्यूल था वो फॉलो करती थी, बट मैथ्स को तो मैंने कर रखा था और वही आपकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मेनली अगर सीजीएल में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको मैथ्स ही लेकर मतलब प्रॉब्लम करती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद मैं स्टार्ट करती थी तो फिर मेरा जीएस का स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि मुझे जीएस से सबसे ज़्यादा डर लगता था कि यार जीएस कैसे होगी, इतने आपको पता ही है वाइड है बहुत ज़्यादा। फिर मैं जीएस पे फोकस करने की कोशिश करती थी, जो भी 3 घंटा 2 घंटा उस पर देती थी। 2 घंटा मैक्सिमम आपका सफिशिएंट है।
उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो फिर मैं इंग्लिश पे आ जाती थी। ओके। तो इंग्लिश का जो भी थोड़ा प्रैक्टिस है, क्योंकि वोकैबुलरी है जो हमें याद करनी पड़ती है, Right. तो इंग्लिश में मेरी क्योंकि इंटरेस्ट था ना, तो मैं उसको ऐसे टाइम पर भी कर लेती थी जब कोई मेहमान भी आए हुए ना, बैठे हुए हैं, तो मैं इंग्लिश पढ़ लूंगी, मतलब मेरे दिमाग में घुसती थी वो चीज़ें। तो उस टाइम पर मैं उसको इंग्लिश को रखा था जो मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। उसके बाद रीजनिंग के लिए तो मैंने आपको बताया था कि मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया, तो जब मैं प्रीवियस ईयर लगाती थी तो उसमें मेरी रीजनिंग भी कवर हो जाती थी। और जो चैप्टर्स मुझे टफ लगते थे वो मैं एक दिन संडे को बैठकर जो भी मेरे चैप्टर्स थे मैं उनको यूट्यूब पे से एक बार उनके नोट्स बना लेती थी। राइट। इतना स्ट्रैटेजी थी मेरी। सो मैम अभी आपने इतने सारे एग्जाम दिए, आपका सिलेक्शन भी हो गया कई एग्जाम्स में, तो अभी आपके फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब अब आप क्या करने का सोच रहे हो? फ्यूचर प्लान तो यही है, क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, मेरा Okay. इंटरेस्ट है बच्चों को पढ़ाना। जो भी मैंने नॉलेज गेन करी है मुझे अच्छा लगता है सबको नॉलेज में, जो भी मैंने अपना तरीके से जो पढ़ाई करी है, जो मैंने सीखा है, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं, वो मैं उन बच्चों को जो अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स वो लोग फेस ना करें, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो टीचिंग लाइन ही मेरी प्रेफरेंस रहेगी। तो अभी मेरा जैसे DSSB में दिल्ली के स्कूल्स में एज अ स्पेशल एजुकेटर में मेरा अपॉइंटमेंट हो गई है, ज्वाइनिंग के लिए मैं वेट कर रही हूँ, तो उधर वो तो ज्वाइन करना ही है। और SSC CHSL जैसे 2018 की मैंने बताया था ज्वाइनिंग आ गई है, तो उसे तो मैं छोड़ रही हूँ Okay. क्योंकि मेरा उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम है। और फिर मैं सोशल मीडिया पे भी यूट्यूब के थ्रू टीचिंग लाइन में भी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना कंटिन्यू करूँ उसमें, और बच्चों को जितना मैं हेल्प करना मतलब जो मैं हेल्प कर सकती हूँ, जेन्युइन हेल्प, जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं डाउट से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको हेल्प करूँ। ओके। सो मैम कोई मैसेज देना चाहोगे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो UPSC या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे CGL वगैरह और वन डे एग्जाम जैसे कि आपका CHSL एंड DSSB रेलवे वगैरह का हो रहा है? हाँ, बस इतना ही एडवाइस करूँगी कि आप लोग कंसिस्टेंट रहिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, जो भी रेलेवेंट डाटा है उसे फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। पर सबसे ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, रादर दैन दूसरे लोगों से एडवाइस कम लें, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा, आप लोग सक्सीड होंगे लाइफ में। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइज आपने देखा मैम ने अपनी जर्नी के बारे में आपको के साथ डिटेल में शेयर किया, साथ में मैम ऑनलाइन पढ़ाना भी चाह रही हैं, तो मैम का जो लिंक वगैरह होगा चैनल का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप मैम से कनेक्ट हो सकते हो। सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।